हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम रिवाइज करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये रिवीजन वीडियो है जिसके अंदर आप पूरे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिवाइज कर सकते हैं। ये आप लोगों के एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। आपका कल एग्जाम है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज व्हाट कॉल्ड इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड थी, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्लीक था, ठीक है। अच्छा, हमारा फर्स्ट जो इंडियन सेंसस हुआ किस ईयर में हुआ? 1881 में फर्स्ट सेंसस। और नेशनल इनकम का एस्टिमेट किसने किया था? दादा भाई नौरोजी एंड वी के आरवी रॉय, जिसमें से वी के आरवी रॉय का एस्टिमेट बेटर था। पर कैपिटा आउटपुट ग्रोथ था 0.5%। हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी थी? 230 रुपीज पर कैपिटा, काफी कम थी। इकोनॉमी स्टेगनेंट थी। हमारे ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम था। यस। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? प्रोडक्शन कम था, प्रोडक्टिविटी कम थी, ठीक है। और जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था कैसा था? जमींदारी सिस्टम, एक्सप्लॉइटेशन था, फोर्स कमर्शियलाइजेशन था। फोर्स कमर्शियलाइजेशन का मतलब है उनसे उस चीज की खेती कराई जाती थी जिसको वो अपनी इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल यूज कर सकें, इंडिगो। इसके अलावा इसके बैड इंपैक्ट्स पड़ रहे हैं, जैसे बंगाल में बहुत बड़ा फेमाइन आया 1943 में, बहुत बड़ा फेमाइन आया। क्यों? क्योंकि आप फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ शिफ्टिंग हो गई। अब पॉइंट आता है कि जो ऑनर ऑफ सॉइल थे, जो सॉइल के ऊपर जो ऑनर थे और जो टिलर थे, जो पसीना बहा रहे थे, उनकी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा गैप था, ठीक है। और जो जमीन के टुकड़े थे छोटे थे और बिखरे हुए थे, फ्रेगमेंटेड थे। अब पॉइंट आता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, दैट इज व्हाट कॉल्ड सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका एक और नाम भी था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। आता ही आता है एग्जाम में, घुमा फिरा के पूछेंगे। तो इसमें क्या था? जब हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे तो ड्यूटी फ्री, जब उनका फिनिश गुड्स यहां आता था तो ड्यूटी फ्री, जब हमारा फिनिश गुड्स वहां जाता था तो हैवी टैक्सेस, ताकि वो वहां बिक ना पाए, महंगा हो जाए, तो इसको डिस्क्रिमिनेटरी बोला गया। तो क्या हुआ? जब वो अपना फिनिश गुड्स यहां उतारते थे तो वो ड्यूटी फ्री उतारते थे तो सस्ता होता था। हमारा जो आर्टिजन्स का बना हुआ सामान बिक नहीं पाता था, क्योंकि उसका हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि उसका कंपटीशन मशीन मेड गुड के साथ था, जो कि सस्ता था और फिनिशिंग अच्छी थी। तो जिसकी वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट डिके कर गए। राजाओं के दरबार जो आर्टिजन्स की हेल्प करते थे, राजाओं के दरबार रहे नहीं। तो कुल मिला के हमने देखा कि उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया। देन हमारा मॉडर्न इंडस्ट्री का जो ग्रोथ था वो बहुत स्लो था। देन टिस्को लगी थी 1907 में। 1907 में जो टिस्को एस्टेब्लिश हुई, टाटा स्टील, जो आयरन एंड स्टील कंपनी जो एस्टेब्लिश हुई 1907 में, ये पहली कंपनी। यस। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो इंडिया के साथ जो ट्रेड था, मोनोपोली ट्रेड था विद ब्रिटेन। ब्रिटेन दूसरे कंट्री से ट्रेड करने नहीं देता था, बट कुछ ट्रेड हो रहा था किसके साथ? आपका पर्सिया, ईरान के साथ, श्रीलंका और चाइना के साथ, बट उसमें भी 50% ज्यादा ब्रिटेन के साथ। और एक्सपोर्ट ज्यादा थे, इंपोर्ट कम थे। इंडिपेंडेंस के टाइम से आज तक एक भी ऐसा साल नहीं हुआ है कि जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा रहे हों। तो आप कहोगे तो अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं थी। हम ज्यादा किसको एक्सपोर्ट कर रहे थे? रॉ मटेरियल। एक्सपोर्ट ज्यादा क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स लेके आ रहे हैं, और वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर है, पर एक्सपोर्ट थोड़े ज्यादा है। आपने कहा सरप्लस हो रहा है, उसका फायदा उन्होंने कंट्री के लिए नहीं किया, उन्होंने ट्रूप्स के मेंटेनेंस पे किया और साथ में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पे किया, कंट्री के डेवलपमेंट पे खर्च नहीं किया। टॉक अबाउट डेमोग्राफिक प्रोफाइल, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ज्यादा थे। पर थाउजेंड की बात करें तो बर्थ रेट डेथ रेट 48 पर थाउजेंड, बर्थ रेट 40 पर थाउजेंड डेथ रेट, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ज्यादा थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कि 218 पर थाउजेंड था, आज की डेट में कम हो गया, कितना आ गया? 33 पर थाउजेंड इन्फेंट, बच्चे। देन आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 ईयर्स था, जो कि आज की डेट में 69 ईयर्स हो गए हैं। नहीं, अभी अपडेट जो लेटेस्ट अपडेट है 44 ईयर्स जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। टॉक अबाउट लिटरेसी रेट 16% मेल लिटरेट थे, 7% अबाउट फीमेल लिटरेट थी। तो लिटरेसी रेट काफी डाउन था। 1921 इज ऑल्सो कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, कि उसके बाद कभी भी हमारी इकोनॉमी की पॉपुलेशन गिरी नहीं, केवल बढ़ी। पॉपुलेशन ट्रांजिशन के हम सेकंड फेज में चल रहे हैं, जहां बर्थ रेट गिरा है पर डेथ रेट बहुत ज्यादा गिर गया है। टॉक अबाउट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में 72% पॉपुलेशन वाइज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, 10% ऑन द इंडस्ट्रीज मतलब सेकेंडरी सेक्टर, एंड 17% ऑन द सर्विस सेक्टर।
जो जब हम इंडिपेंडेंट हुए, मैं तब की बात कर रहा हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उन्होंने रेलवे दिया, रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ 1850 में, और पहली ट्रेन चली मुंबई टू थाने 1853 में। तो अबाउट उन्होंने पोर्ट्स दिए, टेलीग्राफ दिया, रेलवे दिया, और इवन आपके रोड्स वगैरह भी उन्होंने डेवलप करके दिए। तो पॉजिटिव इंपैक्ट्स, नो डाउट पॉजिटिव इंपैक्ट भी रहे, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो पॉजिटिव इंपैक्ट भी रहे, जैसे मॉनेटरी सिस्टम दिया, एडमिनिस्ट्रेशन करना सिखाया, न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट दिया, क्योंकि हम पहले सोचते थे केवल गेहूं चावल उगाना ही हमारा एम्प्लॉयमेंट है, बट उन्होंने न्यू एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमको दिया। डन, यस यस। अच्छा, कॉमर्शियल आउटलुक दिया, किसान पहले उतना ही प्रोड्यूस करता था जितना घर के लिए चाहिए। यस। अब हम सेकंड चैप्टर पे आ गए हैं। सेकंड चैप्टर की हम बात करते हैं कि आपका, अच्छा, स्वेज कैनाल का ओपन हुई, ये पॉइंट रह गया, 1869 में ओपन हुई। उसके बाद जो ट्रेड था और तेजी से होने लगा, क्योंकि पहले पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके जाना पड़ता था। जो मैन मेड कैनाल एस्टेब्लिश की गई 1869 में, उससे ट्रेड और तेजी से होने लगा। अब हम सेकंड चैप्टर पे हैं, 19, हाँ, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन क्या था? देख, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ही तो है, आप अपने, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो, हाँ, हमारी कॉलोनी को, हमारी कंट्री को उन्होंने एज ए कॉलोनी लिया, एक ऐसी कॉलोनी जहां से वो रॉ मटेरियल ले लेंगे और यहीं पर आकर अपने फिनिश गुड्स बेच देंगे। हाँ, उनका रॉ मटेरियल जो तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका फिनिश गुड्स भी हम ही खरीद रहे हैं। नेक्स्ट, अगला है इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा नो डाउट है, बट आप अंडरस्टैंड कीजिए, जल्दी याद हो जाएगा। आप मेरे साथ साथ आप बुक को रीड आउट करेंगे तो आपको इजी लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तीन टाइप की इकोनॉमी पाई जाती है वर्ल्ड में, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है, सोशलिस्ट को गवर्नमेंट चलाती है, और मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों चलाते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मोटे प्रॉफिट कमाना होता है, इसमें सर्विस होता है, इसमें दोनों होते हैं। ठीक है, ये आप इजीली कर सकते हैं। तो इसका मतलब सोशल वेलफेयर सबसे ज्यादा कहां होगा? सोशलिस्ट में। मोर ओवर, जो डिमांड एंड सप्लाई पे इकोनॉमी चलती है, वहां पर रिच और पुअर के बीच में गैप हो सकता है, पर सोशलिस्ट में थोड़ा कम होता है। मिक्स्ड में वहां पे गवर्नमेंट भी हेल्प करती है पुअर की। नेक्स्ट है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान हमारे कंट्री में जो बने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ही वाज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। हालांकि बाद में मोदी गवर्नमेंट में उसका नाम चेंज हो गया है, दैट इज नीति आयोग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? नीति मींस नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो उसका नाम चेंज हो चुका है। पर जो प्लानिंग कमीशन बना था, जो उस टाइम जो हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, तो पहला प्लान बना 1951 में, 56 तक चला। तो उसका जो हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन प्लानिंग, दैट वाज पीसी महालनोबिस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स। बताइए क्या ऑब्जेक्टिव थे? जीडीपी को ग्रो करना, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और सेल्फ रिलायंस। क्लियर? नेक्स्ट, अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स हुए। लैंड रिफॉर्म्स में क्या हुआ? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज को हटा दिया गया। ठीक है, लैंड होल्डिंग्स पे सीलिंग्स लगा दी गई। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, जिन पे जमीन के टुकड़े बिखरे हुए थे उनको एक जगह कंसोलिडेट किया गया। रेंट को रेगुलेट किया गया, 1/3 से ज्यादा क्रॉप का रेंट नहीं हो सकता। और इसके अलावा कोऑपरेटिव फार्मिंग पे जोर दिया गया। ये कौन से रिफॉर्म्स थे? लैंड रिफॉर्म्स। बट इनका इंप्लीमेंटेशन पार्शियली हो पाया। आपने कहा सर कैसे? कुछ जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अपने को लैंडलॉर्ड माना ही नहीं, बोला हम तो टेनेंट हैं। कुछ लोगों ने अपने नियर एंड डियर एंड रिलेटिव्स के नाम पे जमीन कर दी। कुछ लोग कोर्ट्स में चले गए, स्टे ले लिया, तो जिसके वजह से पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। उसके बाद इसके अलावा ये तो कौन से रिफॉर्म्स थे? लैंड रिफॉर्म्स थे। उसी के अंदर टेक्निकल रिफॉर्म्स आए, जैसे HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये सब क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक साइन था। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे कंट्री में आया वो 2 फेजेस में आया, 60 से 70s में आया और 70 से 80s में आया। पर दोनों में गैप ये था, डिफरेंस ये था कि जो 60 से 70s में आया वो सारी क्रॉप्स पे नहीं आया, व्हीट और राइस पे आया, सारे कंट्री में नहीं आया। आपका पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु वगैरह कुछ स्टेट्स में आया, आंध्र प्रदेश में आया, तो पूरे कंट्री में नहीं आया। सेकंड फेज में जब आया तो उन्होंने उसके अंदर ज्यादा क्रॉप्स पे आया और पूरे कंट्री में आया, सब लोगों को इन्वॉल्व किया। इसके अंदर छोटे किसानों को भी इन्वॉल्व किया गया, उनको छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करके। हाँ, तो 70 से 80s के बीच में जब आया तो छोटे किसानों को भी इन्वॉल्व किया गया। गेन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्या फायदे हुए? क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी, क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा। देन आपका एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ गया। आपने कहा सर कैसे बढ़ गया? देखिए, पहले मोनोक्रॉपिंग होती थी। मोनोक्रॉपिंग का मतलब है कि क्रॉप एक बार प्रोड्यूस होने के बाद फिर उसको छोड़ दिया जाता था जमीन को, ताकि वो दोबारा से फर्टिलिटी गेन कर ले।
बट अब फर्टिलाइजर्स आ गए, तो अब एक साल में दो दो बार क्रॉप्स लगाने लगे, तो इसका मतलब एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ गया। देन आपका जो उनका आउटलुक था सब्सिस्टेंस आउटलुक से कमर्शियल आउटलुक हो गया, ज्यादा आउटपुट करने लगे। तो और इसके अलावा जो है आपका सेल्फ सफिशियंसी आ गई, जहां हम फूड ग्रेन को इंपोर्ट करते थे अब हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गए। टॉक अबाउट इसके फायदे, इसकी कुछ कमियां भी तो रह गई। पहली बात तो सारी क्रॉप्स पे नहीं आया, दूसरा पूरे कंट्री में नहीं आया, तीसरा सारे 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 फार्मर्स ने इसका फायदा नहीं उठाया, तो इससे इकोनॉमिक डिवाइड हो गया, रिच किसान एंड पुअर किसान। नेक्स्ट है, क्या एग्रीकल्चर सब्सिडी होनी चाहिए, वर्च्यू है या वाइस है? तो अगर हम कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट के बजट के ऊपर एक बर्डन है। दूसरा, जो जब इसको सस्ती चीज कोई मिल जाती है तो एक्स्ट्रा उसको हम यूज करते हैं, तो मिस अप्रोप्रिएट बेनिफिट, बड़े किसानों ने फायदा उठाया, और वेस्टफुल कंजम्पशन। ठीक है, पर कुछ कहते हैं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? किसान अभी भी गरीब है। दूसरा, अगर इसको हटा दिया जाएगा तो किसान, जो रिच और किसान और पुअर किसान के बीच में गैप है वो और बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, ये तो एग्रीकल्चर की बात हो गई, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें हमारा एक तो इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में आया, उसके बाद आया 1956 में। तो अभी हम बात कर रहे हैं 1956 की। उसकी बात करने से पहले हम ये बात करेंगे कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें इंडस्ट्रीज में क्यों जरूरी था, क्यों गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा, क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल की शॉर्टेज थी, तो हम क्या बोलेंगे? लैक ऑफ कैपिटल। देन लो इंड्यूसमेंट, प्राइवेट सेक्टर बैकवर्ड एरियाज में जाना नहीं चाहेगा। और अगर सोशल जस्टिस विद ग्रोथ, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस चाहिए तो गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं आईपीआर 1956 की। तो इसमें तीन फेजेस थे, तीन इसके कैटेगरीज थी। पहली कैटेगरी ओनली फॉर गवर्नमेंट, सेकंड कैटेगरी फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, और थर्ड कैटेगरी जो थी वो पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर के लिए थी। जो प्राइवेट सेक्टर था उनको लाइसेंस लेना जरूरी था, और इसके अलावा कंसेशंस दी जा रही थी प्राइवेट सेक्टर को कि अगर वो बैकवर्ड एरिया में जाके फैक्ट्री लगाते हैं तो उनको उनको टैक्स कंसेशंस मिलेंगे, टैक्स हॉलीडेज मिलेंगे, तो ये बेनिफिट थे, और सब्सिडाइज्ड रेट पे पावर सप्लाई मिलेगी। अच्छा, स्मॉल स्केल को क्यों प्रमोट किया गया? सोचिए, क्यों स्मॉल स्केल को प्रमोट किया गया? क्योंकि उनमें लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है, और तीसरा ये इक्विटी ओरिएंटेड होता है, रिच और पुअर के बीच का गैप कम होगा, लेबर इंटेंसिव होता है, ज्यादा से ज्यादा लेबर्स को ये जॉब पे लगाएगा। डन। तो हमें क्यों चाहिए स्मॉल स्केल? जल्दी से बोल दीजिए। लोकेशनल एम्प्लॉयमेंट है, इक्विटी ओरिएंटेड है, और लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना आसान है। आईपीआर की तीन कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी ओनली फॉर गवर्नमेंट, दूसरा थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ना, पहले फोल्ड में ओनली फॉर गवर्नमेंट, सेकंड कैटेगरी प्राइवेट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट, थर्ड कैटेगरी ओनली फॉर प्राइवेट। पहली कैटेगरी में वो फर्म है जो केवल गवर्नमेंट ही चलाएगी, पब्लिक। दूसरी कैटेगरी में वो जिसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, तीसरे ओनली प्राइवेट। हाँ, नेक्स्ट, अगला है, हम बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इनवर्ड टेबल। मत हिलाओ। तो जब हम बात करते हैं कि आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, इसका एक और नाम है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। तो ये क्या थी स्ट्रेटेजी? समझिए ध्यान से। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर का रोल मेन, प्राइवेट सेक्टर का रोल कम, सेकेंडरी। दूसरा था, जो प्राइवेट सेक्टर था उसको लाइसेंस लेना पड़ता था। क्या लेना पड़ता था? लाइसेंस। तीसरा क्या था? प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, कि जो हमें फॉरेन से चीज मंगानी है हम उसको ना मंगाकर अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस करें। देन इसके अलावा जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन के कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, और स्मॉल स्केल को डेवलप किया गया ताकि इक्विटी एस्टेब्लिश हो। आपने कहा सर इसके फायदे क्या रहे, वो भी बताइए आप, और नुकसान क्या रहे? फायदा ये रहा कि प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा, आउटपुट बढ़ा, डाइवर्सिफिकेशन हुआ, वैरायटी ऑफ गुड्स हमने प्रोड्यूस करी, ठीक है, और आपका ग्रोथ ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप की गई, और इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई जिसके थ्रू इक्विटी क्रिएट हुई। पर नुकसान भी रहे, और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा नुकसान ही रहे, क्योंकि ये पॉलिसी 1950 से 1990 तक चली, तो हमारा जो पब्लिक सेक्टर था उसका डोमिनेंस रहा, प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ने नहीं दिया। दूसरा, जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज थी वो डेड सोशल वेट में कन्वर्ट हो गई, मतलब वो नुकसान में चली गई मैक्सिमम। देन परमिट राज की वजह से प्राइवेट सेक्टर को लोन की अवेलेबिलिटी कम थी। मतलब प्राइवेट सेक्टर जो था, प्राइवेट सेक्टर को जो हम क्या बोलेंगे इसको, कि जो प्राइवेट सेक्टर था उसको हम कहेंगे कि भी उसको परमिट राज मतलब लाइसेंस लेना पड़ता था। देन आपका लैक ऑफ कंपटीशन, क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी, अपनी फर्मों को फॉरेन के कंपटीशन से बचाया,
तो जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज क्या हो गई, वीक रह गई। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑलमोस्ट श्रिंक कर गए, मतलब नियर बाय $6 बिलियन ही बचे। तो जिस वजह से हमें 1991 में नई पॉलिसी लानी पड़ी, एलपीजी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट इज, अब हम थर्ड चैप्टर पे चल रहे हैं। थर्ड चैप्टर दैट इज रिफॉर्म्स। तो जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट इकोनॉमी हमारी क्रैश कर गई, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे ऑलमोस्ट श्रिंक कर गए, हमारी जो गवर्नमेंट का जीडीपी का जो घाटा था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, नियर बाय 8.5% ऑफ द जीडीपी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को नई पॉलिसी लानी पड़ी। इसका नाम था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है एबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग, मतलब लाइसेंसेस को हटा दिया गया। बट अगर हैजार्डस गुड्स हैं, लिकर है, सिगरेट्स है, या डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, हैजार्डस केमिकल्स हैं, उनके लिए लाइसेंस लेना आज भी जरूरी है। देन टॉक अबाउट पब्लिक सेक्टर, जो कि 17 एरियाज में था वो कम होकर 8 एरियाज में, और उससे भी कम होकर अब 3 एरियाज में, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे एंड डिफेंस। टॉक अबाउट जो प्रोडक्शन एरिया स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व थे उसको डी रिजर्व कर दिया गया। क्या कर दिया गया, डी रिजर्व। देन आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी पे लिमिट्स थी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बोल दिया गया, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हाँ लिमिट थी कि वो ये नहीं चाहते थे कि एक या दो फर्में ही बहुत बड़ी बन जाए, मोनोपोली बन जाए, तो छोटी फर्मों को पनपने नहीं देगी, तो स्मॉल स्केल पे रहें। गवर्नमेंट ऐसा चाहती थी 1990 तक। बट हमारी कोई भी फर्म बड़ी बनी नहीं पाई, तो ये भी एक नुकसान था। अब अगर फॉरेन का कंपटीशन आएगा तो कैसे फेस करेंगे। देन जो इंपोर्ट की कुछ लिमिट्स थी कि इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स पे रेस्ट्रिक्शंस थी, वो रेस्ट्रिक्शंस भी हटा दी गई। तो दैट इज व्हाट ऑल कॉल्ड लिबरलाइजेशन। टॉक अबाउट जो आरबीआई का जो रोल था वो रेगुलेटर का था, वो बन गया फैसिलिटेटर का, हेल्प करने वाला। इसके अलावा हम बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म्स की। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो है उनको ईज किया गया, उसको थोड़ा इजी बनाया गया। और 2016 में तो जीएसटी आ गया, वन नेशन वन टैक्स, उसमें भी इजी बनाने की कोशिश की गई है। टॉक अबाउट फॉरेन एक्सचेंज में रिफॉर्म्स किए गए, आपके इंपोर्ट ड्यूटीज और एक्सपोर्ट ड्यूटीज को कम किया गया, उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया। ठीक है, तो ये भी इंपैक्ट पड़े। और डॉलर को, रुपी को डॉलर के कंपैरिजन में डी वैल्यू किया गया ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ें और इंपोर्ट्स कम हों। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पे जोर दिया गया। तो ये सारे मैंने आपको बताए, दे आर अंडर लिबरलाइजेशन। टॉक अबाउट प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज में अपना स्टेक धीरे धीरे कम करके प्राइवेट सेक्टर का स्टेक बढ़ाती है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। इसका फायदा क्या होगा, दो फायदे तो मेन है। पहला, मॉडर्नाइजेशन होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा एंड एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी, और गवर्नमेंट का बजट का घाटा कम होगा। एफिशिएंसी आएगी, सोशल इंटरेस्ट नेग्लेक्ट होगा। तो इसके कुछ नुकसान भी होंगे। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इससे कॉस्ट बढ़ती है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, सिरसिला एक जगह है आपका आंध्र प्रदेश में, जहां पर पावर लूम इंडस्ट्री के लिए जब इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज हो गई तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़े, तो पावर लूम इंडस्ट्री ने अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए वर्कर्स की वेज को कट किया, जिससे वहां पे सुसाइडल केसेस बढ़े। दैट वाज द इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से सोशल वेलफेयर है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ देना, दैट इज व्हाट कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इसमें इक्विटी लिमिट बढ़ाएगी, जो कि 40% थी उसको 51% से 100% तक किया गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। देन अरे फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट थी उसको पहले 40% तक थी, वो 51 से 100% तक किया गया कि वो 100% भी इन्वेस्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर एरियाज में। यस। देन आपका पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, मतलब रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करने का अलाउ कर दिया गया। देन आपका लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बनाई गई। टैरिफ मतलब टैक्सेस को रिड्यूस किया गया। और जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी कि भाई फॉरेन से हम इतना क्वांटिटी ही मंगा सकते हैं या बेच सकते हैं, वो भी हटा दी गई। तो ये सब किसका पार्ट था, ग्लोबलाइजेशन का। तो अब हम कहेंगे इसका अप्रेजल, इसके फायदे क्या रहे, नुकसान क्या रहे। इकोनॉमी में वाइब्रेशन आ गई। वाइब्रेशन का मतलब पहले जो डेड पड़ चुकी थी इकोनॉमी, वाइब्रेशन आ गई। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो $6 बिलियन से आज की डेट में $633 बिलियन तक पहुंच गए। रिसेंटली मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था $653 बिलियन। तो दैट इज समथिंग व्हाट कॉल्ड के आपका 100 टाइम्स हो गया आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इकोनॉमी में वाइब्रेशन आ गई, कंज्यूमर सोवरेन हो गया, किंग बन गया, कंज्यूमर को जो चाहिए वो उसको मिल जाएगा। देन इकोनॉमी के अंदर जो जीडीपी का घाटा था 8.5% ऑफ द जीडीपी था, वो कम होकर 3.5% रह गया। तो ये इसके पॉजिटिव इंपैक्ट थे। नेगेटिव इंपैक्ट सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ा,
एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर पे क्यों पड़ा? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट कम हो गया। देन कुछ हद तक सब्सिडी भी धीरे धीरे गवर्नमेंट विड्रॉ कर रही है। देन आपका कट इन द इंपोर्ट ड्यूटीज कट किए गए, जिसकी वजह से इंपोर्ट ड्यूटी कट होने से जो फार्मर्स है उनको फॉरेन का कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी स्लो डाउन हो रहा है, क्योंकि जब फॉरेन का कंपटीशन बढ़ेगा तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए वो थ्रेट क्रिएट कर देगा। जीडीपी तो बढ़ रहा है पर जॉब्स नहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि यहां पर टेक्नोलॉजी के थ्रू आप जीडीपी को ग्रो कर रहे हैं। तो ये इसके कुछ नुकसान माने जाएंगे। लूप साइडेड ग्रोथ है। लूप साइडेड ग्रोथ का मतलब है कुछ एरियाज डेवलप हो रहे हैं तो कुछ एरियाज डेवलप नहीं हो रहे हैं। अर्बन एरियाज में कंसंट्रेट, जो भी हमारी ग्रोथ कंसंट्रेट कर रही है वो कहां कंसंट्रेट कर रही है? ओनली इन द अर्बन एरियाज। और इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मतलब इकोनॉमी अब फिर वही कॉलोनी की तरह बढ़ रही है। फॉरेन कंपनी हमारे यहां से प्रॉफिट कमा रही है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं। नाउ दिस इज नेक्स्ट चैप्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होती है? स्किल, एक्सपर्टाइज। व्हेन वी टॉक अबाउट स्किल एंड एक्सपर्टाइज, दैट इज व्हाट कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। अगर एक पर्सन है, हेल्दी है, बट ही इज नॉट स्किलफुल, ही इज नॉट वेल्थ फॉर द कंट्री। और अगर वो स्किलफुल है, हेल्दी नहीं है, तो अगेन ही इज नॉट द वेल्थ फॉर द कंट्री। तो इट बिकम्स द कैपिटल द टाइम वेयर ही इज स्किलफुल एंड हेल्दी। तो दो टाइप की कैपिटल होती है, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जो होती है उसको हम उससे अलग नहीं करते, सेपरेट नहीं कर सकते, पर फिजिकल कैपिटल को सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल कैपिटल टेंजिबल है, जो आपकी ह्यूमन कैपिटल है वो इंटेंजिबल है। ठीक है। टॉक अबाउट सोर्सेज क्या है, बताइए जल्दी जल्दी बोलिए, सोर्सेज क्या है, कहां से ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगी? पहला, एजुकेशन पे खर्च करके, हेल्थ पे खर्च करके, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे खर्च करके, माइग्रेट करा के, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। देन टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। आपने कहा सर फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने का? सबसे बड़ा फायदा है उनका जो सोचने का नजरिया चेंज होगा, मेंटल हॉराइजन, उनका सोचने का मटेरियल एनवायरनमेंट और उनका इमोशनल बैकग्राउंड चेंज होगा। इसके अलावा उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज्यादा आउटपुट कर पाएंगे। और इसके अलावा पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी, रिच और पुअर के बीच का गैप भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है हमारे कंट्री में, ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने की समस्याएं क्या हैं। पहली समस्या ब्रेन ड्रेन, पॉपुलेशन राइज हो रही है। और बोलिए, और सोचिए। इसके अलावा है हाँ, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमारे यहाँ सफिशिएंट नहीं है। एकेडमिक स्टैंडर्ड डाउन है, एकेडमिक स्टैंडर्ड डाउन है, एजुकेशन तो है पर उनके अंदर स्किल नहीं है। देन एजुकेशन अभी भी क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती है। इससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, इससे आपका ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलप होती है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड चेंज होता है, इक्वालिटी आती है। पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट एजुकेशन है वो बहुत महंगी है, वो अफोर्डेबल नहीं है सबके लिए, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपको, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है कि फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। अब पॉइंट आता है कि अभी भी एजुकेशन एक चैलेंज क्यों है हमारे कंट्री में? क्योंकि अभी भी नंबर ऑफ इलिटरेट्स बहुत ज्यादा हैं। दूसरा, हमारे यहाँ वोकेशनल एजुकेशन या प्रैक्टिकल एजुकेशन की अभी भी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। जेंडर बायस है, फीमेल्स के ऊपर एजुकेशन पे ज्यादा खर्च नहीं किया जाता। रूरल एरियाज में एक्सेस लेवल, रूरल एरियाज में अभी भी एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो प्राइवेट एजुकेशन बहुत महंगी है। और अभी भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हम सोचते हैं जीडीपी का नियर बाय 6% होना चाहिए, 4 to 5% है, अभी भी वो कम है। ठीक है। तो क्योंकि हमें सारा सिलेबस करना है, आप लोगों का कल एग्जाम है, तो हमें एक बार में पूरा गो थ्रू तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है। हम ब्रेक लेंगे जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा, उससे पहले कोई ब्रेक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, नहीं आपको सुनना तो पड़ेगा क्योंकि कोई चॉइस नहीं है, आप लोगों का कल एग्जाम है। ठीक है। अच्छा देखिए, अगला बात है रूरल डेवलपमेंट। रूरल मतलब विलेज एरियाज को डेवलप करना है। कैसे करना है? सोशली एंड इकोनॉमिकली। ठीक है। अब इसमें पहला वर्ड है रूरल क्रेडिट, विलेज एरियाज में उधार। तो विलेज एरियाज में उधार की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अप टू 12 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से 5 ईयर्स है तो मीडियम, 5 साल से ऊपर है तो हाँ लॉन्ग टर्म। फिर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या है कि जब आप किसी बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, रीजनल रूरल बैंक से लोन लेते हैं तो इंस्टीट्यूशनल। अगर आप लाला से, सेठ से, साहूकार से, जमींदार से लेते हैं तो नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो इसमें हाँ, तो वो एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को। टॉक अबाउट नाबार्ड, सबसे बड़ा बैंक कौन है? जो नाबार्ड। वो एक्सप्लॉइट करते हैं, क्या करते हैं? वो बहुत महंगे रेट पर ही लोन देते हैं और उनकी जमीन को गिरवी रख लेते हैं, बहुत महंगा रेट लगाकर उनकी जमीन को हड़प लेते हैं। पर सर वो ज्यादा पेपर वर्क तो नहीं करते। पेपर वर्क नहीं करते, जमीन तो हड़प ली ना,
टॉक अबाउट नाबार्ड, सबसे बड़ा बैंक जो एग्रीकल्चर के लिए लोन देता है वो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद हम माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम की बात करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसके अंदर महिलाएं यूजुअली पार्टिसिपेट करती हैं, ग्रुप बनाती हैं, महिलाएं अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स को इकट्ठा करती हैं और अपने ही मेंबर्स को बहुत सस्ते रेट पे लोन देती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब हम बात करते हैं रूरल बैंकिंग की। विलेज एरियाज में जो उधार दिया जा रहा है उसके अंदर कई सारे क्राइटेरियाज हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि कई बार तो जो फार्मर्स होते हैं उनके पास कोलेटरल रखने के लिए नहीं होता है, और जिनको कई बार लोन मिल जाते हैं तो लोन वापसी नहीं होती, उनको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी उनका लोन माफ कर देंगे। तो बैंकों के लिए एक चैलेंज होता है कि किस तरीके से अपने पैसे को रिकवर करें। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं, किसकी? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो सामान को बेचना है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए रेगुलेटेड मार्केट्स बनाई हैं, मंडीज जिनको बोलते हैं। देन आपका गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड किए हैं, गोडाउन्स प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटीज डेवलप की गई हैं ताकि मिलकर वो बेचें। और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट एमएसपी, गवर्नमेंट किसानों से महंगा खरीद लेती है और सस्ते रेट पर वो जनरल पब्लिक को बांट देती है पीडीएस सिस्टम में, तो गवर्नमेंट इसके थ्रू भी हेल्प कर रही है। टॉक अबाउट अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। आज की डेट में तो किसान डायरेक्ट भी कंज्यूमर को बेच रहा है, जैसे अपनी मंडी, जैसे आपका है उजावर सेंडी, राय टू बाजार, ये डिफरेंट एरियाज के बाजार हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि आपका अपनी मंडी बिग बाजार जो है इट इज इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। देन हेप्सर मंडी जो है आपका आंध्र प्रदेश में, राय टू बाजार तमिलनाडु वगैरह में। इस तरह से इन्होंने एग्जांपल दिए हैं कि राय टू बाजार है और तमिलनाडु में आपका उजावर सेंडी है। तो ये डिफरेंट काइंड के इनके नाम दिए गए हैं और ये वो बाजार हैं जहां पर किसान डायरेक्ट अपना सामान कंज्यूमर को बेच रहा है, तो इसको डायरेक्ट सेल भी बोलते हैं। इसके अलावा जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की। हम बात करेंगे कि ये आपका डाइवर्सिफिकेशन है, केवल गेहूं चावल उगाना ही एग्रीकल्चर नहीं है। तो जब हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की, तो एनिमल हस्बेंड्री की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इसके अंदर 1966 में आपका मिल्क कॉर्पोरेशन बना। तो मिल्क कॉर्पोरेशन जो बना उसका पर्पस था व्हाइट रिवॉल्यूशन लाना, ऑपरेशन फ्लड। इसके अंदर कोशिश की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन किया जाए। 1966 में ऑपरेशन फ्लड आया, इसको व्हाइट रिवॉल्यूशन भी बोला गया। टॉक अबाउट ब्लू रिवॉल्यूशन, तो ये किसमें आया? फिशरीज में, जिसके अंदर जो कोस्टल एरियाज थे वहां पर ज्यादा से ज्यादा फिश के प्रोडक्शन को मोटिवेट या प्रमोट किया गया। हॉर्टिकल्चर किसमें आया आपको? इसको गोल्डन रिवॉल्यूशन बोला गया। यह आया आपका फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, फ्लावर्स में, तो ये आपका इसमें आया। हाँ, एक आपका तनवा वर्ड आ जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा बताओ जरा? तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। तो ये भी ग्रुप्स है वुमेन्स का जो कि एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि विदाउट यूजिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, आप ऑर्गेनिक मैन्योर क्रिएट कर रहे हैं एनिमल डंग से। और इसके अलावा इसके फायदे होंगे, फायदे क्या होंगे? इससे टेस्टियर एंड हेल्थियर फूड आ रहा है, इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है और आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी सस्टेन होती है, ठीक है, और हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को डिस्कार्ड कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? वर्कर कौन है? वर्कर जो भी कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है विल बी कॉल्ड वर्कर। वर्कर दो टाइप के हो सकते हैं, आपका सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड। जो हायर्ड वर्कर्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, रेगुलर एंड कैजुअल एंड रेगुलर। अगली बात आती है लेबर सप्लाई क्या है? अलग अलग वेज रेट पे जितने लोग काम करने के लिए तैयार हैं उसको क्या बोलेंगे हम? लेबर सप्लाई। और अगर मैं कहता हूं लेबर फोर्स, लेबर फोर्स का मतलब है जितने लोग काम कर रहे हैं और जितने करना चाहते हैं, बट इसमें अलग अलग वेज रेट की बात नहीं की गई है। सबको इक्वली नहीं, अलग अलग वेज रेट पे कितने तैयार होंगे उसकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि कितने काम कर रहे हैं, कितना करना चाहते हैं, बस। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका वर्क फोर्स, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं उसको बोलेंगे वर्क फोर्स। अगर मैं लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स हटा दूंगा तो आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड। डन। अगर हमें रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालना है तो जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो ऊपर, लेबर फोर्स नीचे, इंटू 100। आपने कहा सर अगर मुझे रेट और पार्टिसिपेशन रेट निकालना है तो जितने लोग काम कर रहे हैं, टोटल वर्क फोर्स अपॉन पॉपुलेशन इंटू 100। अगला पॉइंट आता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर विलेज एरियाज में महिलाएं जो फीमेल हैं वो ज्यादा काम कर रही हैं और अर्बन एरियाज में कम काम कर रही हैं। जो फीमेल पार्टिसिपेशन है अर्बन एरियाज में कम है और रूरल एरियाज में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में एजुकेशन लेवल कम है, क्योंकि रूरल एरियाज में पॉवर्टी है, क्योंकि रूरल एरियाज में महिलाओं को का कंपल्सन है काम पे जाना, क्योंकि उनको पता है कि घर का खर्चा तभी चलेगा जब सब लोग काम करेंगे। तो काम तो बहुत लोग कर रहे हैं पर पार्टिसिपेशन पर वो कमा कितना रहे हैं? काफी कम।
तो और दूसरा, अर्बन एरियाज में महिलाओं का काम करना कम इसलिए भी है कि वो फैमिली डिसीजन हो सकता है, और मोर ओवर अर्बन एरियाज के अंदर हम बात करते हैं कि फीमेल एजुकेशन अभी भी वो एक फार क्राई है, मतलब फीमेल एजुकेशन है पर कम है। टॉक अबाउट आपका, हाँ, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी रूरल एरियाज में होने की वजह से भी रूरल एरियाज में विलेज जो महिलाएं वो ज्यादा काम कर रही हैं। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंसी रेशो की। हमारी टोटल पॉपुलेशन का नियर बाय 47 करोड़ लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है डिपेंडेंसी रेशो बहुत ज्यादा है। 140 करोड़ में से नियर बाय 47 करोड़ काम कर रहे हैं, तो बाकी लोग जो हैं वो क्या माने जाएंगे, डिपेंडेंट है ऑन द पीपल हु आर अर्निंग। और पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है, काम लोग ज्यादा कर रहे हैं पर कमा कम रहे हैं। इसका मतलब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है, कमा कम रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, जितने लोग रिक्वायर्ड हैं उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। बात करते हैं कि हमारा पहले कितने लोग डिपेंडेंट थे, मैं आपको बता देता हूं। पहले हमारे 72% पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे, आज कितनी है, 44.6%। पहले सेकेंडरी सेक्टर पे 10% थे, आज कितने हैं, 24.4। पहले सर्विस सेक्टर पे 17% थे, आज कितने हैं, 31%। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारी जो शिफ्टिंग है वो एग्रीकल्चर से किधर हो रही है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर पे। फिर उसके बाद हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब है कि जीडीपी बढ़ रही है, जॉब्स नहीं बढ़ रही हैं। इसका रीजन क्या है कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आगे बढ़ रहे हैं। इससे दो समस्याएं बहुत तेजी से क्रिएट हो रही है, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन। आपने कहा सर ये कैजुअलाइजेशन क्या है, कैजुअल वर्कर्स का बढ़ना। कैजुअल वर्कर्स का मतलब है दिहाड़ी मजदूर, जो डेली वेज अर्नर्स हैं, इनका बढ़ना हमारे लिए पॉजिटिव साइन नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा ये बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा हमारे यहाँ इकोनॉमी डाउन में जाती जाएगी, क्योंकि वो अर्निंग उनकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। वो जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर दे रहे हैं, और किसी दिन काम है किसी दिन काम नहीं है। आपने कहा इसका एक बड़ा रीजन ये है कि एग्रीकल्चर से जब हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जो है सीजनल ऑक्यूपेशन है, तो क्या होता है जो खाली टाइम में अगर वो आते हैं शहरों की तरफ तो उनको ज्यादा अच्छा काम मिल नहीं पाता, उनकी एजुकेशन लेवल अच्छी नहीं होती, तो उनको दिहाड़ी का काम ही मिल पाता है। तो दूसरा है आपका फॉर्मल सेक्टर। ये तो आपका क्या हो गया, कैजुअल वर्कर्स। दूसरे होते हैं आपके रेगुलर वर्कर। तो रेगुलर वर्कर में एक तो वो हैं जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, एक वो हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उनको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, ओल्ड एज पेंशन मिलेगा, ओल्ड एज पेंशन गलत बोला मैंने बोला उनको आपका रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी, उनको ग्रेचुटी मिलेगी, पेंशन मिलेगी, और उनको आपका अदर फैसिलिटीज मिलेंगी, पीएफ प्रोविडेंट फंड वगैरह मिलेगा। तो ये सारे फायदे उनको मिलेंगे। ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, अपने राइट्स के अलावा लेबर लॉज को अप्लाई करा सकते हैं। बट अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपने कहा इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब है जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां 10 से कम लोग काम कर रहे हैं। जैसे किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में आप काम कर रहे हैं, वहां पे 3 या 4 लोग काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर आपको लेबर लॉज का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो ये आपका इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर लोगों का बढ़ना इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन नहीं है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट आ जाता है, अच्छा बताओ भाई जरा, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो मोर देन रिक्वायर्ड लोग काम कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, मोर देन रिक्वायर्ड पीपल काम कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, कॉजेज क्या है, जल्दी बताओ भाई, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। सुन लीजिएगा भाई, ये हमारे रीजन है क्या कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रही है। टॉक अबाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या है, तो इसमें आप क्या क्या कर लीजिए, एक तो आपका मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। तो इसके अंदर 100 डेज गारंटी प्रोग्राम, सुन लीजिए भी, आप सुन नहीं रहे हैं फिर आप बोलेंगे, तो 100 डेज गारंटी प्रोग्राम है, जिसके अंदर अगर कोई कहता है कि मेरे पास काम नहीं है, तो वो गवर्नमेंट की जहां ये स्कीम चल रही है वहां पर जाकर एनरोलमेंट करा सकते हैं। 100 डेज का गारंटीड प्रोग्राम मिनिमम वेज एक्ट के अंडर मिल जाएगा। देन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, जिसके अंदर मिशन था कि रूरल एरियाज के अंदर 90 लाख लोगों को काम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स दी जाएं। ऐसा ही एक स्कीम चलाई गई, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये अर्बन एरियाज में चलाई गई ताकि वहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाई गई, जिसमें 10 लाख रुपीस तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, किसको, नॉन कॉर्पोरेट फर्म्स को, या फिर स्मॉल आपका किसको प्रोवाइड किया जाएगा, ये माइक्रो एंटरप्राइज को, स्मॉल एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड किया जाएगा। देन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई गई, जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट की बात की जाएगी अंडर द NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर। समझ में आ गया भी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा, अगला चैप्टर जब हम बात करेंगे, दैट इज
एनवायरमेंट। तो जब हम एनवायरमेंट की बात करेंगे, अच्छा एनवायरमेंट की जब हम बात करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एनवायरमेंट क्या होता है। एनवायरमेंट कंसिस्ट बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स। आपने कहा बायोटिक क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम हैं, आपके एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, हाँ। बट जब हम बात करते हैं आपके वाटर की, एयर की, सनशाइन की, दैट इज एबायोटिक। ठीक है, रिवर्स, झरने वगैरह हो गए, ये सब किसमें आएंगे, आपके एबायोटिक। तो अब पॉइंट आता है कि हमें जरूरत क्या है, क्यों जरूरत है एनवायरमेंट की, ताकि वो, क्योंकि वो हमें एक एस्थेटिक फीलिंग देता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करता है, सस्टेन करता है, हमारी एनवायरमेंट हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है। इससे हम अपने रिसोर्सेज का क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हमें जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, एनवायरमेंट से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी एनवायरमेंटल क्राइसिस क्यों हो रहा है, क्या रीजन है एनवायरमेंटल क्राइसिस के। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। दूसरा, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है, गरीब लोग पेड़ों को काट के अपने घर का खर्चा चलाते हैं। देन आपका अर्बनाइजेशन, अर्बन एरियाज जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, जहां पे जो फार्म्स हैं, खेत है, हमको एनवायरमेंट को खत्म करके हम अपने हार्म कर रहे हैं। देन आपका इंडस्ट्रीज हैं, स्मोक फ्रॉम द, आपके जो फैक्ट्री से स्मोक निकल रहा है, फिर आपका जो आपके व्हीकल से स्मोक निकल रहा है। हाँ, देन आपका व्हेन वी आर यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो ये भी एक बड़ा रीजन है किसका, एनवायरमेंटल क्राइसिस का। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग, हमारे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, जिसमें CO2 मेन है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पूरी ग्लास की फॉर्म में बन गई है, जिससे सनरेज आ तो रही हैं पर बाहर नहीं जा रही हैं, तो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, जिससे कि हमारा जो कोस्टल एरियाज हैं धीरे धीरे पानी के अंदर चले जाएंगे, आपके जो पोलर आइस मेल्ट कर जाएगी, तो अल्टीमेटली हमारी अर्थ हीट अप हो जाएगी और हमारे रहने के लायक नहीं रहेगी। तो इसलिए हमें अपने एनवायरमेंट को बचाना है। अच्छा, अगला पॉइंट आता है कि आपको, अच्छा इंडिया की स्थिति में हम देखें तो लैंड डिग्रेड हो रही है, क्यों हो रही है बोलिए, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, क्योंकि लॉस ऑफ फर्टिलिटी क्यों है, ओवर ग्रेजिंग हो रही, जो हमारे जो, हाँ, जो हमारी ओवर ग्रेजिंग हो रही है, जो आपके जो खेत खलियान है उनको ज्यादा उसका यूज किया जा रहा है। देन फॉरेस्ट फायर है, आपका एनक्रोचमेंट है, जो फॉरेस्ट एरियाज को धीरे धीरे कम हटाया जा रहा है। तो ये सब रीजंस हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड के। देन एयर पॉल्यूशन क्यों है बताओ, व्हीकल्स के थ्रू, इंडस्ट्रीज के थ्रू स्मोक, फैक्ट्रीज के थ्रू स्मोक, वाटर पॉल्यूशन है, सीवेज का पानी रिवर्स में, या फिर केमिकल्स, जो हमारे फैक्ट्रीज के केमिकल्स हैं वो रिवर्स में जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें अगला जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है बताइए, बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि जो स्पीसीज हैं वो धीरे धीरे इफेक्ट हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। जब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो उसके एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह भी धीरे धीरे हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यस, बात करते हैं सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि हम इस तरीके से डेवलप हों कि आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बच जाएं। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे बिलीव करें, हम सोलर एनर्जी की बात करें, हम विंड एनर्जी की बात करें, हम गोबर गैस और LPG की बात करें, रूरल एरियाज में CNG की बात करें, अर्बन एरियाज में विंड पावर की बात करें, सोलर पावर की बात करें, हम बात करें मिनी हाइडल प्लांट्स की, बायो कंपोस्ट की बात करें, हम आपका बायो पेस्ट की बात करें, जिसके अंदर हम नीम के थ्रू हम ऐसा पेस्ट बना रहे हैं जिसके थ्रू हम वो जो पेस्ट कंट्रोल कर सके। ठीक है, ऐसा केमिकल वो बना सकते हैं। हाँ, और बायो कंपोस्टिंग का मतलब एनिमल डंग के थ्रू हम वो बना रहे हैं फर्टिलाइजर। तो ये हमारा हो गया क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, और लास्ट टॉपिक हम बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो एक एक करके सुनिएगा, मुझे पूरा करने दीजिए। टॉक अबाउट, सबसे पहले जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट कब हुआ बोलते जाइए, 15 अगस्त, पाकिस्तान 14 अगस्त, और जो वो हुआ चाइना कब हुआ बताइए, 1949 में एज रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो और दूसरे, उसके बाद बात करते हैं, पहला जो 5 ईयर प्लान इंडिया में आया वो 1951 में आया, चाइना में 1953 और पाकिस्तान में 1956। इंडिया ने अपने को एज ए मिक्स्ड इकोनॉमी चालू किया, पाकिस्तान ने भी एज ए मिक्स्ड इकोनॉमी चालू करा, पर चाइना ने एज ए स्टैटिक इकोनॉमी, स्टैटिज्म मतलब कमांड इकोनॉमी, मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी। समझ में आ गया। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी फॉलो की टिल 1990, बट हमारी इकोनॉमी 1990 में ऑलमोस्ट क्रैश कर गई, जिसकी वजह से हमें नई पॉलिसी लानी पड़ी। अगला पॉइंट आता है आपका जो डेवलपमेंट ऑफ चाइना। चाइना 1958 में माओ जेडोंग जो इनके जो वो थे लीडर थे, उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड लेके आए। क्या लेके आए? ग्रेट लीप फॉरवर्ड।
ये कैंपेन था जिसके अंदर हर घर के पीछे बैकयार्ड पे कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है। इसके अलावा वो लेके आए, सुनिएगा जरा ध्यान से, इसके अलावा दूसरा उन्होंने लेके आए कम्यून सिस्टम। बताइए क्या था कम्यून सिस्टम? कम्यून सिस्टम में कलेक्टिव फार्मिंग पे जोर दिया गया। इसमें क्या था कि पूरे कंट्री के अंदर कम्यून्स बनाए गए, जिसके अंदर 26,000 टोटल कम्यून्स बनाए गए, जिसके अंदर कलेक्टिव फार्मिंग होगी। ग्रेट प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन लेके आए, जिसके अंदर कंट्री साइड मतलब विलेज एरियाज में और रूरल एरियाज में उन्होंने स्टूडेंट्स को और प्रोफेसर को भेजा ताकि वो जाकर देख सकें कि किस तरह से हम रिसेशन से इकोनॉमी को बचा सकते हैं। बट सुनिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलने जा रहा हूं। 1978 में वो रिफॉर्म्स लाए। इंडिया कब लाया? 1991 में। चाइना कब लाया? 1978 में। और पाकिस्तान कब लाया? 88 में। तो इंडिया सबसे लेट लाया। चाइना का पहला 78 में। तो जब लाया वो, इसके अंदर वो उन्होंने क्या किया, दो फेजेस में आया। पहले फेज में उन्होंने क्या करा? नहीं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पहले का था। आप सुन ही नहीं रहे तो समझेंगे कहां से। तो जो 1978 की जब मैं बात करता हूं तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया? एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने जमीन अलॉट की फार्मर्स को, और उनको ये कहा कि जो जमीन का राइट तो हम आपको नहीं देंगे, पर आप इस पे खेती कीजिए, इस पे प्रोडक्शन कीजिए, आप हमको एक मिनिमम टैक्स दे दीजिए और बाकी आप खुद रख लीजिए। उसके बाद सेकेंडरी फेज में उन्होंने इंडस्ट्री में भी रिफॉर्म किए। उन्होंने क्या किया? प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि भी आप प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट सेक्टर के साथ कंपटीशन करेगा। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को फॉरेन के अंदर बेचा जा सके। तो और ड्यूअल प्राइसिंग लेकर आए वो, जिसके अंदर फार्मर्स को और इंडस्ट्रीज को एक फिक्स रेट पर गवर्नमेंट को बेचना है, और इसके अलावा जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगी वो मार्केट रेट पर होंगी। हाँ, करेक्ट। अच्छा, अब चाइना में स्लो डाउन आया। स्लो डाउन क्यों आया चाइना में? क्योंकि उनकी ग्रोथ रेट जो 1980 से के आसपास 1990 के आसपास जो नियर बाय 10% थी, वो कम होकर 7% पे आ गई, 7.3%। क्यों आई? क्योंकि एक तो वहां के लोग जो है सेविंग ज्यादा करने लगे। दूसरा, चाइना के अंदर जो उनकी बड़ी मार्केट थी यूरोपियन मार्केट, वहां स्लो डाउन आया। और इसके अलावा भी वहां पे ब्रेन ड्रेन होने लगा, वहां के लोग फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट होने लगे। तो चाइना में थोड़ा स्लो डाउन आया। फिर भी चाइना आज की डेट में डेवलप्ड नेशन बन गया। उनकी इकोनॉमी $22.5 ट्रिलियन के साथ वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, इंडिया की नियर बाय 9.03 ट्रिलियन के साथ चाइना की इकोनॉमी का 41% है, और पाकिस्तान की 0.94 ट्रिलियन के साथ इंडियन इकोनॉमी का 11% है। तो एक तरह से हम चाइना की इकोनॉमी का 41% है, तो पाकिस्तान हमारी इकोनॉमी का 11% है। अच्छा, तो अगला पॉइंट हमारा आ जाता है इसमें कि आपका जो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स की बात करें तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। इंडिया में 455 एज पर 2017-18, और चाइना में 148 पर स्क्वायर किलोमीटर, और पाकिस्तान में 275। तो देखा जाए हमारे हाईली पॉपुलेटेड नेशन है। हमारे पास 2.7% एरिया है पूरे वर्ल्ड का, जिसमें 18% पॉपुलेशन रह रही है वर्ल्ड की। तो हमारे पास लैंड के ऊपर जो है पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है। जो पॉपुलेशन का फर्टिलिटी रेट है, जो ग्रोथ रेट है, हमारे इंडिया में नियर बाय 1%, चाइना में 0.4% और 0.46%, और पाकिस्तान में 2% से भी अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा ज्यादा है, 2.05। तो हम देखेंगे वहां पे ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पर अर्बनाइजेशन की बात करें तो अर्बन एरियाज चाइना में ज्यादा हैं। इंडिया में नियर बाय 34% और 37% पाकिस्तान में, पर चाइना में कितना है? 59%। मतलब अर्बन एरियाज चाइना में बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली। अब हम बात करते हैं इसमें कि इसका जो हमारा लास्ट टॉपिक इसमें आएगा कि जो पाकिस्तान के अंदर स्लो डाउन क्यों हुआ। पाकिस्तान के अंदर स्लो डाउन इसलिए हुआ, एक तो वो अपने एग्रीकल्चर के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और टेक्निकल रिफॉर्म्स लाने में कामयाब नहीं हो पाए। दूसरा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और वो अपनी पॉलिसीज को आगे प्रमोट नहीं कर पाए। इंडिया के अंदर भी उतना ग्रोथ नहीं आ पाया जितना चाइना में आया, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल विल नहीं थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, और इसके अलावा भी हम अपनी पॉलिसीज को अच्छे से प्रमोट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हम उतना ग्रो नहीं कर पाए जितना चाइना ग्रो करा। तो हम डेवलपिंग नेशन में हैं और चाइना आज की डेट में डेवलप्ड नेशन में खड़ा हुआ है। एचडीआई की बात करें, वो हमसे पीछे है। तो हम इंडिया हम कहेंगे नाइदर गुड नॉर बैड,
बात करें एचडीआई की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इंडिया जो है नियर बाय 0.64, चाइना जो है आपका, हाँ चाइना 0.76, इंडिया 0.64 और पाकिस्तान 0.55% की बात करेंगे। दैट इज द एचडीआई इंडेक्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। किसका बड़ा है, किसका ज्यादा है? चाहे कितना है? 0.76, इंडिया का 0.64 और पाकिस्तान का दैट इज 0.55। इस एचडीआई के अंदर तीन चीजें देखी जाती हैं। क्या क्या देखा जाता है बोलिए? एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाँ नहीं, दूसरा एजुकेशन, पहला हमारा लाइफ, कितना लॉन्ग लाइफ जी रहे हैं, दूसरा हमारा लिटरेसी एजुकेशन, और तीसरा इनकम, दैट इज जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया कि चाइना में रिफॉर्म्स कब आए थे, बता दो जरा जल्दी समझे। 78 में, इंडिया में कब आए? 91 में, और 91 में 1991, और पाकिस्तान में कब आए? 1888। तो ये कुछ कंपैरिजंस थे दोनों कंट्रीज के, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। हाँ, तो मैंने होपफुली मैंने जितना भी आपका सिलेबस है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो सारा डिस्कस किया है। आप लोगों को ये रिवीजन वीडियो काफी हेल्प करेगा, आप लोगों के एग्जाम में ये फ्रूटफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।